सर आज फिर से बफर पढ़ा रहे हो? कल ही तो लास्ट लेक्चर में ही तो आपने बफर पढ़ाया था, बफर कैपेसिटी पढ़ाई थी, बफर इक्वेशन पढ़ाया था, बफर इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ाया था, है ना? आपने एसिडिक बफर सॉल्यूशन पढ़ाया था, बेसिक बफर सॉल्यूशन पढ़ाया था। आज फिर आप बफर लेकर आ गए। कितना बड़ा बफर है भाई। देखो, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 1, जहां पर हमने देखा था एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बफर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सिस्टम क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर इक्वेशन क्या होती है, बफर इक्वेशन डिराइव्ड कैसे होती है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग बफर कैपेसिटी एंड बफर रोल in pharmaceutical system, or we can say application of buffer in pharmaceutical system। हाँ सर, बहुत सारा बफर देखा था। फिर आज क्या है? आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, कई तरह के बफर सिस्टम होते हैं, जैसे कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो हमें कौन सा चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसको कैसे कन्वर्ट करें उसमें जो हमें चाहिए। सर क्या बोले जा रहे हो ये? देखो, अभी सब समझा दूंगा, बस ध्यान से सुनो कि आज का आपका टॉपिक है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर हमें सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाना है और फिर हमें चेक भी करना है कि हमारा सॉल्यूशन आइसोटोनिक है या नहीं, और ऐसी कौन कौन सी मेथड है जिससे हम हमारे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बना सकते हैं। ठीक है सर। सपोज ये एक सॉल्यूशन है, अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आइसोटोनिक नहीं है, तो हमारा क्या काम है? सबसे पहले इसको आइसोटोनिक बनाना, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही हम हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज ये एक इंजेक्शन है और इसके अंदर जो भी ड्रग है वो आइसोटोनिक है मेरे बॉडी फ्लूइड से। आई रिपीट, मेरे बॉडी में जो फ्लूइड है, मेरा जो ब्लड प्लाज्मा है, उससे आइसोटोनिक होना चाहिए ये, तभी मैं अपनी बॉडी में इसको इंजेक्ट कर पाऊंगा। पर ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि कैसे भी करके जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसको आइसोटोनिक बनाना है, और फिर क्रॉस चेक भी करना है कि क्या ये आइसोटोनिक बना है या नहीं बना। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान से देखना। सर यहां तक तो क्लियर हो गया कि आइसोटोनिक बनाना है, चेक करना है, और आइसोटोनिक बढ़िया होता है। पर ये आइसोटोनिक का मतलब क्या है क्या ये आइसोटोनिक? तो देखो, नाम देखो, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बफर का मतलब क्या होता है? बफर का मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि अपनी पीएच को चेंज ना होने दे एक लिमिट तक। जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इसकी पीएच है 4। अगर इसकी पीएच 4 है, मतलब कि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा एसिड डालूं या थोड़ा सा बेस भी डालूं, तो भी इसकी पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी पीएच 4 ही रहेगी, पीएच पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है सर, बफर का मतलब तो क्लियर हो गया कि एक इस तरह का सॉल्यूशन जिसमें चाहे थोड़ा सा एसिड डालो चाहे थोड़ा सा बेस डालो, उसमें पीएच चेंज नहीं होगी, पीएच स्टेबल रहती है, एक लिमिट तक ही रहती है, थोड़े बहुत एसिड बेस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक का मतलब क्या है? कि टोनिसिटी जो है, टोनिसिटी मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यहाँ पर, वो बैलेंस रहना चाहिए। आइसो मतलब सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? सेम होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का और हमारी बॉडी का फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेम होना चाहिए, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है सेम होना चाहिए। उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब सेम, टोनिक का मतलब टोनिसिटी। तो सेम टोनिसिटी, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? सेम टोनिसिटी, मतलब कि यहां पर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा, जो भी यहां पर
सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वही सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एक ह्यूमन बॉडी के प्लाज्मा में होगा, एक ह्यूमन के प्लाज्मा में, और वी कैन से बॉडी फ्लूइड में, और वी कैन से लेक्राइमल फ्लूइड में। ध्यान से सुनो, प्लाज्मा बोल लीजिए, बॉडी फ्लूइड बोल लीजिए, लेक्राइमल फ्लूइड बोल लीजिए। हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा है, बॉडी फ्लूइड है, लेक्राइमल फ्लूइड है, उसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वही सेम कंसंट्रेशन हमारे इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होगा, तभी इसको आइसोटोनिक कहा जाता है। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या है? सेम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होना चाहिए, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी प्लाज्मा, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड, ह्यूमन लेक्राइमल फ्लूइड। ठीक है, ठीक है सर, आपने ये समझा दिया, बड़ा अच्छा लगा, क्लियर हो गया। पर सर एक बात बताइए, सपोज आपका जो सॉल्यूशन है अगर वो किसी तरह से आइसोटोनिक नहीं है, अगर मेरा सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, ये जो सॉल्यूशन है इसके सॉल्यूट का कंसंट्रेशन और मेरी ह्यूमन बॉडी के सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मैच ही नहीं खा रहा, ये ऐसा सॉल्यूशन है। अब देखो ध्यान से सुनना, हो सकता है कि ये हाइपो हो, हाइपो का मतलब होता है कि यहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा, एज कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड, एज कंपेयर टू लेक्राइमल फ्लूइड। हो सकता है कि यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो, तो अगर आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। और अगर आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसे कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो नाम से पता लग रहा, हाइपर मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन में, और हाइपो मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूशन में। तो दो तरह से आपको दे रखा है, हाइपो मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, हाइपर मतलब आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और आइसो का मतलब होता है सेम है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा, बॉडी फ्लूइड, प्लाज्मा फ्लूइड, और वी कैन से लेक्राइमल फ्लूइड। ठीक है, ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गई। सर पर दिक्कत क्या है? अगर मान लीजिए ऐसा कोई सॉल्यूशन है भी सही जिसका या तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब हाइपर है वो, है ना, या फिर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है मतलब हाइपो है वो, है ना, किसी भी तरह से वो आइसो तो नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत होगी? मान लीजिए ऐसा कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन को मैं यहां से इंजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ले लिया मैंने। अब इसको मैं अगर अपनी वेन्स में लगा रहा हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब मैंने इस तरह के ड्रग सॉल्यूशन को अपनी वेन्स में इंजेक्ट कर लिया तो उस कंडीशन में मेरी बॉडी में इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। जहां पर मैंने इसको इंजेक्ट किया है वहां पर हो सकता है नेक्रोसिस हो जाए, मतलब कि सेल की डेथ हो जाए, हो सकता है मुझे इरिटेशन हो, इन्फ्लामेशन हो, रिएक्शन हो जाए, मुझे प्रॉब्लम आ जाए, कई तरह के साइड इफेक्ट मुझे देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ना तो हाइपो ना हाइपर, हमेशा चाहिए एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और वी कैन से अ बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि बफर का तो काफी रोल होता है फार्मास्यूटिकल सिस्टम में। जैसे कि कोई भी डोजेस फॉर्म हो, आइदर पेरेंट्रल हो, इंट्रामस्कुलर हो, इंट्रावेनस हो, इंट्रापेरिटोनियल कैविटी हो, ऑप्थेल्मिक हो, ईयर के थ्रू हो, मतलब कि ऑरिकुलर हो, रेक्टल हो, वेजाइनल हो, सबलिंगुअल हो, ओरल हो, है ना, कोई सा भी डोजेस फॉर्म हो, कोई सा भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी में बफर को मैनेज करना ही पड़ेगा। बफर की आइसोटोनिसिटी, बफर का पीएच मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर ड्रग एक सर्टेन पीएच पे ही काम करती है। इवन हर एंजाइम एक सर्टेन पीएच पे ही काम करता है। इवन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी एक सर्टेन पीएच पर ही काम करता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हाइपर होगा तो भी दिक्कत है, हाइपो होगा तो भी दिक्कत है, दोनों में इरिटेशन हो सकता है, स्किन में इन्फ्लामेशन हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, तरह तरह के साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तरह तरह की रिएक्शन हो सकती है। तो हमारा सॉल्यूशन हरदम कैसा होना चाहिए? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है सर, देखो यहां पर लिखा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन
बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन इस तरह का सॉल्यूशन होता है जहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए एज कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड। और ऐसा होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी इरिटेशन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक तो ये कंडीशन है कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है अगर वो हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि नेक्रोसिस हो सकता है, सेल की डेथ हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, चलो देखते हैं, ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है ना, ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। किस तरह का सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक मतलब, हाइपो मतलब कम, मतलब इस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू अवर बॉडी फ्लूइड, और वी कैन से लेक्राइमल फ्लूइड। तो यहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में अगर मैं अपनी आरबीसी को रख देता हूं, क्या करता हूं, अगर इस सॉल्यूशन में मैं अपनी आरबीसी को रख देता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आरबीसी यहां पर स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी। ऐसा क्यों सर, आरबीसी क्यों फूल जाएगी? ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा कि यहां से वोटर इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वोटर इसके अंदर जाएगा, देखो क्या नाम है, हाइपोटोनिक, मतलब एक इस तरह का सॉल्यूशन जहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। आई रिपीट, ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, एक इस तरह का सॉल्यूशन है जहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और ऑस्मोटिक प्रेशर लो से हाई की तरफ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने की वजह से वाटर का मूवमेंट जो है यहाँ से सॉल्यूशन से आरबीसी की तरफ होगा, आरबीसी के अंदर होगा। अब शुरू में वो इतनी थी, फूल के इतनी और इतनी और इतनी, तो लास्ट में वो फट जाती है, उसका लाइसिस हो जाता है, ब्रस्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी हो गई जहां पर आपकी आरबीसी जो है फूल के फट रही है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, हाइपो ओ आ रहा है और मोटे में भी ओ आता है ना, तो यहाँ पर फूलना मतलब मोटा होना, मोटा होना मतलब आरबीसी स्वेलअप होना। तो ऐसे याद रखो, जब भी हाइपोटोनिक कंडीशन होगी, ओ वाली कंडीशन होगी, मोटे वाली कंडीशन होगी, मतलब कि आरबीसी स्वेलअप होगी, मतलब कि वाटर जो है इस सॉल्यूशन में से आरबीसी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है, देखो आप देख सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि यहां पर क्या होगा, सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। सोल्यूट क्या होता है, जैसे सॉल्ट या शुगर, इसका कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कम होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं वाटर जो है सेल के अंदर जाना शुरू हो गया, आरबीसी के अंदर जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से सेल जो है यहाँ पर फट जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हीमोलाइसिस, और वी कैन से साइटोलाइसिस। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब भी होता है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर आपने इंजेक्ट कर लिया तो आपकी बॉडी में आरबीसी और नॉर्मल सेल जो है फट सकती है। क्यों फट सकती है? क्योंकि वहां पर आरबीसी स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, तो आरबीसी फूलते फूलते फट भी जाएगी, और उसको बोलेंगे हीमोलाइसिस, और वी कैन से साइटोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस और साइटोलाइसिस किस कंडीशन में देखने को मिलता है? हाइपोटोनिक कंडीशन में देखने को मिलता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में देखने को मिलता है हीमोलाइसिस और साइटोलाइसिस। ठीक है सर, आगे चलें? अरे हाँ, आगे भी चलेंगे, पर इसके एग्जाम्पल भी देख लो कि कौन कौन सा सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं डिस्टिल वाटर की, तो डिस्टिल वाटर इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक बात और, जो भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो प्रेशर है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, अब देखो इधर आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में क्या होता है, सेम मैंने आपको बोला ना कि हमारी बॉडी में, हमारे प्लाज्मा फ्लूइड में, हमारे लेक्राइमल फ्लूइड में जो भी सोल्यूट का कंसंट्रेशन है, वही सेम सोल्यूट का कंसंट्रेशन आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना ही वाटर सेल के बाहर आ रहा है। तो यहां पर सेम रेट से वाटर का इनटेक और आउट होता है, जिसकी वजह से ना तो ये फूलती है ना ये सिकुड़ती है, ये एक जैसे रहती है। ठीक है,
तो वाटर इन और आउट जो है यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ पर इक्वल है, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह यहाँ पर सब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। एग्जांपल की बात करूं तो 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना। देखो, और देखो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नाम से पता लग रहा हाइपर मतलब इस तरह का सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। हमारा ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब कि आपके शुगर और सोल्ट की कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा होगी। और जब कभी आप यहां पर आरबीसी को रखोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो हाइपो में क्या हुआ था, फूल गई थी ना, यहां पर क्या होगा, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो यहां पर आरबीसी के अंदर से पानी रिलीज होगा और आरबीसी जो है श्रिंक हो जाएगी, और वी कैन से हमारी सेल जो है श्रिंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें ज्यादा सॉल्यूट है, ठीक है, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई है। उल्टा कर देना, इसका जस्ट उल्टा करके लगा देना, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो सेल है, इस सेल के अंदर से पानी निकल रहा है, आरबीसी के अंदर से पानी निकल रहा है, ठीक है। क्यों निकल रहा है? ताकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सके। सर एक बात बताइए, क्या ये जो आइसोटोनिक के अलावा जो सॉल्यूशन है, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या ये कभी काम आते हैं? हाँ जी, ये भी काम आते हैं। सर ये कैसे काम आएंगे? क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि आरबीसी को या तो फोड़ देगा, फाड़ देगा, है, या फिर आप बोल रहे हो कि आरबीसी को सुकड़ा देगा। तो इसकी कंडीशन में तो फिर आरबीसी श्रिंक हो गई या आरबीसी फट गई, तो फिर वो किस काम की? फिर ये सॉल्यूशन हमारे किस काम के? ये हमारे काम आते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए ये सेल है, अब इस सेल में सूजन आ गई है। सूजन का मतलब कि यहाँ पर एडेमा हो चुका है, यहाँ पर वाटर ज्यादा हो चुका है या स्वेलिंग आ चुकी है, एडेमा हो चुका है। अब इस स्वेलिंग को कम करना है, तो कम करना है मतलब इससे हमें वाटर को निकालना है, और वाटर को निकालना है तो आप देख सकते हैं वाटर यहाँ पे निकलता है इस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यूज लेंगे, जहां पर हमें सेल को श्रिंक करना है, सूजन को कम करना है। और वहीं अगर किसी सेल में पानी की बहुत कमी हो गई, बेचारी डिहाइड्रेट सेल है, परेशान, डिहाइड्रेट, लाचार, बेबस, दुखी, है ना, मेरे को तो पानी नहीं मिल रहा, जीवन में बहुत पानी की कमी हो गई है, तो इसको पानी देने के लिए हम जो सॉल्यूशन यूज करेंगे वो करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि आप देख सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर जो है सेल के अंदर जा रहा है। क्लियर हुआ? हर चीज का अपना अपना रोल है, पर आइसोटोनिक इज द बेस्ट, ज्यादातर तभी काम ले रहे हैं। तो बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्लियर हुआ क्या होता है ना, डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। और पीएच वगैरह रजिस्ट करता है, ऑस्मोसिस से कोई खतरा नहीं है अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो आइसोटोनिक होना चाहिए हमारे बॉडी फ्लूइड से और लेक्राइमल फ्लूइड से, है ना, हमारे बॉडी से कॉम्पेटिबल होना चाहिए ऐसा फ्लूइड, हमें इरिटेशन ना करे ऐसा फ्लूइड आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। एग्जाम्पल हो गया लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन, या फिर आपका नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल भी याद रखना और फंक्शन भी याद रखना इनके क्या है। यहाँ पर मैंने आपको पूरी थ्योरी दे रखी है, कंप्लीट थ्योरी है, मस्त एकदम चकाचक नोट्स है आपके लिए, ठीक है, देख लो, सब कुछ है, सब कुछ। हाइपोटोनिक भी है और उसके बाद एग्जाम्पल भी है, फिर हाइपरटोनिक भी है, फिर उसकी मेडिकल एप्लीकेशन भी है, फिर फाइनली यहाँ पर एक डायग्राम भी है जो कि आपको एग्जाम में बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी निकल रहा है। और हाइपो मतलब फूलना, मतलब कि यहाँ पर आरबीसी जो है फूल रही है, पानी अंदर आ रहा है। और आइसोटोनिक में क्या होता है, सब कुछ बैलेंस होता है, जितना अंदर जाता है उतना ही बाहर आता है, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है, टोनिसिटी को मेजर करना है। सर टोनिसिटी को, हाँ जी, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, पर मैंने तो आपको बोल दिया, पर आप मानोगे क्या? नहीं नहीं सर, हम क्यों माने, हम तो फार्मासिस्ट हैं, हम तो साइंस वाले, हम तो चेक करेंगे। तो आप क्या करोगे, इसकी टोनिसिटी मेजर करोगे कि क्या ये आइसोटोनिक है, या फिर ये हाइपर तो नहीं, या फिर ये हाइपो तो नहीं। तो हमें चेक करना पड़ेगा, हमें मेजर करना पड़ेगा टोनिसिटी को। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, टोनिसिटी इज मेजर्ड बाय measuring the concentration of solute particle present in the solution। हमारे सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट पार्टिकल है,
आई रिपीट, हमारा जो भी सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, उन सॉल्यूट के पार्टिकल को कैलकुलेट करते हुए हम ये बता सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। ठीक है, और सॉल्यूट की मदद से पता लगा रहे हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को चेक करके पता लगा रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोलरिटी। तो यहां पर लिखा है टोनिसिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन, ऑल्सो नोन एज ऑस्मोलरिटी। अब इसी कौन कौन सी मेथड होती है, तो दो मेथड आपको पढ़नी है। सबसे पहली है हीमोलाइटिक मेथड और सेकंड आपको दे रखी है क्रायोस्कोपिक मेथड। ठीक है, तो दो मेथड होती है जिससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं टोनिसिटी का। वैसे टोनिसिटी को मेजर करना बहुत आसान है, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेजर कर लो, जिसको आप और नाम से जानते हो ऑस्मोलरिटी। और यहाँ पर दो मेथड दे रखी है जिससे आप टोनिसिटी को मेजर कर सकते हो। सबसे पहले आपने देखा हीमोलाइटिक मेथड और दूसरा मेथड होता है क्रायोस्कोपिक मेथड। ठीक है, चलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हियर वी चेक द आइसोटोनिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट हीमोलाइटिक मेथड को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हीमोलाइटिक मेथड उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हीमोलाइटिक मेथड में आपको क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन आपके पास है, सपोज ये सॉल्यूशन आपको दे रखा है, अब आपसे पूछा है कि ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है या हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, पता लगाओ, इसकी टोनिसिटी मेजर करो। तो आप क्या करोगे, आरबीसी को इसके अंदर रख दोगे। अब सपोज ये सॉल्यूशन आपके पास था और इसके अंदर आपने आरबीसी को रख दिया। देखो ध्यान से सुनना, ये सॉल्यूशन आपके पास था और इस सॉल्यूशन में आपने आरबीसी को रख दिया। तो अगर आरबीसी स्वेल हो जाती है, आरबीसी अगर स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, फूलना मतलब मोटा होना, मोटा होना मतलब ओ आ रहा है, मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसे पता लगा, क्योंकि आरबीसी जो है स्वेल हो गई, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, हाइपोटोनिक। अगर आपकी आरबीसी फूलने की जगह श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, आप देख सकते हैं ये सिकुड़ चुकी है, तो अगर आपकी आरबीसी जो है श्रिंक हो जाती है तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। आपका सॉल्यूशन कैसा है, यहाँ पर हाइपरटोनिक है। और अगर आपकी आरबीसी के साथ कुछ भी नहीं होता, आरबीसी जैसे कि तैसी रहती है एकदम नॉर्मल, तो यहां पर आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। जब आरबीसी को कुछ भी नहीं होता, आरबीसी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम पता कर सकते हैं, बहुत ही इजी कंडीशन होती है। तो आपको पता ही है कि आरबीसी को सॉल्यूशन में डाल दो, अब जो भी होगा देखा जाएगा। अगर आरबीसी फूल गई, मोटी हो गई, ओ आ गया, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आरबीसी श्रिंक हो गई, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, आरबीसी श्रिंक हो गई तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना, और आरबीसी वैसी की वैसी रही तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, ये देखो हाइपरटोनिक मतलब आरबीसी जो है श्रिंक हो गई, हाइपोटोनिक ओ मोटा मतलब कि आरबीसी जो है फूल के फट गई। अब यहां पर एक बात लिखी है कि रिलीज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल हीमोलाइज्ड। सर ये क्या लिखा है, देखो समझाता हूं। आरबीसी का क्या काम होता है सर, आरबीसी एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करती है, यही करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। आरबीसी के अंदर ऐसा क्या होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, हीमोग्लोबिन होता है सर। तो ध्यान से देखो, आरबीसी आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलेंगे दोनों को मिला के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर, आपको पता है ना आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। आरबीसी के अंदर कौन ऑक्सीजन को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड होते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब एक बात बताइए, जब आरबीसी फूलेगी फटेगी, आपको पता है अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो आरबीसी फूलेगी फटेगी, तो जब आरबीसी फूलेगी फटेगी तो उस कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, नहीं होगा, बिल्कुल रिलीज होगा। तो यहां पर वही लिखा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा सेल फटेगी। ऑब्वियसली सेल फटती जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज होता जाएगा, जितनी ज्यादा सेल फटेगी उतना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज होता जाएगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ सेल हीमोलाइज्ड कि कितनी आरबीसी फूल के फटी है। सिंपल। तो पहला मेथड है हीमोलाइटिक मेथड, जिससे आप टोनिसिटी को मेजर कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है आपका क्रायोस्कोपिक मेथड।
अब देखो ध्यान से सुनना, द क्रायोस्कोपिक मेथड इज अ लेबोरेटरी टेक्निक, ठीक है, यूज टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस नीडेड फॉर एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि एक सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। देखो, यूज टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, कितना हमें सब्सटेंस चाहिए ताकि हम हमारे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बना सकें। अब एक बात ध्यान रखना, जो वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पर जब आप इसमें NaCl को ऐड कर देंगे, एक बात और ध्यान से सुनो, NaCl कब ऐड करेंगे, NaCl इलेक्ट्रोलाइट कम होंगे, आपके जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा तब ऐड किया जाता है। सर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाँ, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ही NaCl को ऐड किया जाता है, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। तो सपोज यहां पर हमने NaCl ऐड कर दिया, ये वाटर था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 था, तो जब नॉर्मल वाटर था तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, 0 था, पर जब NaCl में ऐड कर दूंगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम होने लग जाएगा। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 पे आता था अब वो 0.5 पहले ही आने लग जाएगा, 1 पे ही आने लग जाएगा, ठीक है, वही लिखा है। अब ये जो आपका क्रायोस्कोपिक मेथड है, इसको एक और नाम से जाना जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TF, मतलब कि चेंजेस इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें जो भी चेंजेस आ रहा है उसको डिनोट करते हैं डेल्टा TF से। सो व्हाट इज डेल्टा TF, डेल्टा TF स्टैंड्स फॉर चेंजेस इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मस्ट बी 0.52 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आपका कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें डेल्टा TF की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मस्ट बी 0.52 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ए सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ ब्लड मस्ट हैव डेल्टा TF 0.52 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हमारे बॉडी फ्लूइड से वो आइसोटोनिक है, तो उसके अंदर जो डेल्टा TF का वैल्यू होता है वो 0.52 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्रायोस्कोपिक मेथड होती है। नेक्स्ट आपका है कैलकुलेशन एंड मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, और मुझे इसको आइसो में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करूंगा वो बता रखा है। ध्यान से देखना, ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है। सपोज ये हाइपो है, क्या है ये, हाइपो। हाइपो का मतलब क्या होता है कि यहां पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। और सपोज कि ये हाइपर है, हाइपर का मतलब क्या होता है कि यहां पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जहां पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है वहां पर बढ़ाना पड़ेगा, तभी आइसो होगा, क्योंकि यहां पर तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो यहां पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम यहां पर NaCl को ऐड करेंगे, क्लियर। और यहां पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपरटोनिक है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सोल्यूट के कंसंट्रेशन को कम करते हुए आइसोटोनिक लाना है, तो सोल्यूट के कंसंट्रेशन को कम करेंगे। और कैसे कम करेंगे, वाटर को ऐड करके। तो आप देख सकते हैं मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, एक होता है केस 1, एक होता है केस 2। तो जो केस 1 होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए होता है, मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, और जिस भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है उसमें आइसो करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें NaCl ऐड करना होता है। और ऐसे सॉल्यूशन जो कि हाइपरटोनिक है, जहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उसको कम करके आइसो लाना है, तो उसमें हम वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है डिवाइड होता है दो केस में। केस 1 इज एप्लीकेबल फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड केस 2 इज एप्लीकेबल फॉर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये NaCl के लिए है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो ग्राम में आएगी, सॉलिड है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये वाटर है, मतलब लिक्विड है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आएगी वो ml में आएगी। क्लियर हो गया, चलिए ध्यान से सुनते जाइएगा।
ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई है? चलिए, तो केस 1 किसके लिए है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। केस 2 किसके लिए है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? NaCl को ऐड करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? वाटर को ऐड करना है। यहाँ पर 2 मेथड होती है, क्रायोस्कोपिक मेथड अभी पढ़ी ना, दूसरा होता है NaCl इक्विवेलेंट मेथड। उसके बाद केस 2 में होता है वाइट विंसेंट मेथड, और एक होता है आपका स्प्रॉल मेथड। क्लियर? तो ये जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को सही करने के लिए एप्लीकेबल होता है केस 2। ठीक है, इसमें 2 मेथड आती है, वाइट विंसेंट मेथड और स्प्रॉल मेथड। और इधर अगर बात करें तो क्रायोस्कोपिक मेथड और NaCl इक्विवेलेंट मेथड। तो चलिए सबसे पहले क्रायोस्कोपिक, फिर NaCl, फिर वाइट विंसेंट, फिर स्प्रॉल देखते हैं। तो क्रायोस्कोपिक की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल्सो नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। क्लियर? और द क्रायोस्कोपिक मेथड इज अ वे टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नीडेड टू मेक ए सॉल्यूशन आइसोटोनिक। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये एक इस तरह की कैलकुलेशन होती है जहां पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना सब्सटेंस रिक्वायर्ड है एक सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए। वे टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू मेक ए सॉल्यूशन आइसोटोनिक। ठीक है, इट यूजेस द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन टू डिटरमाइन इट्स टोनिसिटी। हम यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का यूज करते हैं, तभी इसका एक और नाम यही है ना, टोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए। इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है, W परसेंटेज इज इक्वल टू 0.52 माइनस A डिवाइड बाय B। अब ध्यान से सुनना, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मेथड है, ये किसमें पढ़ रहे हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो। तो सपोज यहां पर एक ऐसा सॉल्यूशन बना दिया मैंने, इसमें क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दिख रहा है ना? हाँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है कम है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? NaCl को ऐड करना पड़ेगा। तो NaCl क्या हो गया यहाँ पर? एडजस्टिंग सब्सटेंस, जो कि एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो NaCl है, ये जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं एडजस्टिंग सब्सटेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो B है ना, इस B का मतलब NaCl ही है। इस B का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एडजस्टेड सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो कि इस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं एडजस्टेड सब्सटेंस। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर NaCl को हमने एडजस्टिंग सब्सटेंस की तरह यूज किया है। और NaCl के लिए हमने देखा था कि डेल्टा TF कितना होना चाहिए? 0.58 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अभी देखा था ना, डेल्टा TF क्रायोस्कोपिक मेथड में देखा था, 0.58 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? W परसेंटेज इज इक्वल टू 0.52 माइनस A। सब कुछ सेम है, नीचे लिख दिया 0.58, क्योंकि B की जगह B क्या है? NaCl ही है ना? एक आपका क्या है? एडजस्टिंग सब्सटेंस है, NaCl है, और इसका वैल्यू क्या है डेल्टा TF का? 0.58 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.58। और ये जो A होता है, ये वो सॉल्यूशन होता है जिसको हम सही करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि ये सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो इसको हम सही करना चाह रहे हैं, वो A है हमारा। ठीक है, ये हो गया आपका क्रायोस्कोपिक मेथड। उसके बाद आता है NaCl इक्विवेलेंट मेथड। द NaCl equivalent method of adjusting tonicity refer to a technique where the concentration of a substance is calculated based on how much sodium chloride would be needed to produce the same osmotic effect। वही वाली बात है कि आपके पास एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक का मतलब कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, NaCl डालोगे और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि आपको कितना NaCl रिक्वायर्ड होगा एक सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए। क्योंकि NaCl इक्विवेलेंट मेथड हो या क्रायोस्कोपिक मेथड हो, ये दोनों ही मेथड आपके केस फर्स्ट में आ रही है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको पता लग ही जाएगा कितना NaCl रिक्वायर्ड होगा। तो E कैलकुलेट करना होता है, आपको वैल्यू दे रखी होती है, जैसे 17 जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, 17। तो उसके बाद LiSO है, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता है ड्रग का, हर ड्रग का कांस्टेंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है ड्रग का, ये सब आपको रहता है। फिर आपको सिर्फ E कैलकुलेट करना होता है। E का मतलब होता है NaCl इक्विवेलेंट, मतलब कि कितना NaCl रिक्वायर्ड होता है किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए।
यहाँ पे लिखा है हाउ मच NaCl इज रिक्वायर्ड टू मेक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसकी मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वाइट विंसेंट मेथड। इट इज अ वे टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम। ml में आएगा, वाटर ऐड करते हैं ना, याद है ना? या देखो, मिक्सिंग अ ड्रग विथ वाटर बताया था ना, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए होता है। अगर आपका सॉल्यूशन हाइपरटोनिक मतलब कि यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसको आइसोटोनिक बनाना है, तो पानी ऐड कर दो और इसको आइसोटोनिक बना दो। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वाइट विंसेंट मेथड का, वो होता है V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1। अब ये जो 111.1 है, ये तो कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, ये तो सेम रहेगा। अब ये W क्या है, E क्या है और V क्या है? तो W का मतलब होता है वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम, V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और E की वैल्यू फिक्स्ड होती है 2.718 सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। ठीक है, 2.718 जो है आपका E होता है। ये हो गया वाइट विंसेंट मेथड। यहाँ पर आप पानी डाल के आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन को बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्प्रॉल्स मेथड। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वाइट विंसेंट मेथड। अभी जो आपने वाइट विंसेंट मेथड देखा, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है स्प्रॉल मेथड। ठीक है, हियर वेट ऑफ ड्रग इज कांस्टेंट। यहाँ पर जो ड्रग का वेट है वो कांस्टेंट रहेगा 0.3। तो आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू 0.3। यहाँ पर आप देखिए W लिखा है, मतलब वेट लिखा है ना, तो इसी वेट को अगले फॉर्मूला में कांस्टेंट कर दिया है। देखो कांस्टेंट कर दिया, 0.3 ही लेना है, तो हमेशा W की जगह हमने क्या ले लिया? स्प्रॉल मेथड में 0.3 ले लिया। पहले क्या था? वेट अलग अलग था। फिर स्प्रॉल मेथड आया, वहां पर वेट जो है कांस्टेंट कर दिया, 0.3 ही कर दिया। फिर वापस E इंटू 111.1। तो जब ये दोनों वैल्यू है, एक तो ये वैल्यू एक ये वैल्यू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V का V और E का E, तो V इक्वल टू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33 इंटू E, ये फॉर्मूला आता है स्प्रॉल मेथड का। यहाँ पर हमने वेट को कांस्टेंट ले लिया हर ड्रग की, जो कि है 0.3। ठीक है, सिंपल सा है। V का हमने वेट क्या ले लिया? 0.3 ले लिया, इंटू E इंटू 111.1, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो V इज इक्वल टू 33.33 इंटू E, जहां पर V क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया ml में, और E क्या हो गया कि कितना हमें NaCl रिक्वायर्ड होता है किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया आपका स्प्रॉल मेथड, वाइट विंसेंट मेथड, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूं। जैसा कि आप सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया था प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि कैसे बना सकते हैं, कौन कौन तरीके से हो सकते हैं, फिर मेजरमेंट कैसे करते हैं, और फिर मेथड टू एडजस्टिंग टोनिसिटी, वो भी हमने देखी। तो हमने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीटली कवर कर लिया है। हमने बफर को बहुत ही डिटेल स्टडी करा है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल, we started from the buffer isotonic solution. What is buffer? What is buffer isotonic solution? What is isotonicity? What is solute concentration? Solute concentration is equivalent to our body fluid, or we can say plasma must be equivalent for many reasons, like to avoid irritation, to avoid uncompatibility। इसलिए हमने ये सारी चीजें करी। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया? Then we will move from osmotic pressure to isotonic solution, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, किस तरह से उसको बैलेंस करते हैं, कितने तरह की मेथड होती है, सभी को हमने डिटेल स्टडी करा है। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पर, वो भी बिल्कुल फ्री और वो भी हैंड रिटन। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। एप्लीकेशन से जुड़ जाना, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, मीम्स मिलेंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाना, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाना, अपडेट्स मिलेगी, और आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स है। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।